नमस्कार। नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम के इस विशेष अंक में, साप्ताहिक अंक में आप सब लोगों का स्वागत है। और हर हफ्ते की तरह ही हमारे साथ आनंद वर्धन जी और अभय जी हैं। हम इनसे देश की राजनीति में, विशेष रूप से जो पिछले हफ्ते में कुछ प्रमुख घटनाएं हुई हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। ये कहा जाता है कि राजनीति में एक हफ्ता भी एक लंबा समय होता है। तो आखिरी बार जब हम लोगों ने बातचीत की थी तो इंडिया गठबंधन काफी लड़खड़ाया हुआ लग रहा था। तो आनंद जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या सच में हम ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन थोड़ा खड़ा होता हुआ लग रहा है? अब वो एक चुनौती दे सकता है कम से कम, अगर जीतने की स्थिति में भले ना लग रहा हो। आप इसे कैसे देखते हैं? कमल जी, पहली चीज तो ये है कि इंडिया गठबंधन आज जो चीज हुई, मैं उसको सिलसिलेवार अभय जी उसको बेहतर मुझसे बताएंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ यूपी में रहते हुए उसको। एक तो आज आगरा में अभूतपूर्व भीड़, मैं भीड़ से ज्यादा अखिलेश यादव का 110% पार्टिसिपेशन था। मैं दो तीन चीजें इसलिए उसमें करूं। भारत में अगर अखिलेश यादव आएंगे तो भीड़ होगी, राहुल गांधी की वजह से भी लोग आ रहे थे, लेकिन उसमें जो एक एक अंडरलाइन चीज ये थी कि अखिलेश यादव जिसको कहते हैं पूरे, मैं भी बहुत क्रिटिक रहा हूँ अशोक अखिलेश यादव का कि बहुत देरी कर रहे थे, रिलक्टेंट थे, क्या दिक्कत। लेकिन आज जब वो आए तो आप किसी से पूछे, आगरा में जब वो ज्वाइन किए हैं तो वो 10-20-50 किलोमीटर की जो होर्डिंग्स थी पटी पड़ी थी, और उसमें वो भारत जोड़ो यात्रा लिख रहे थे, इंडिया अलायंस लिख रहे थे, और राहुल गांधी की फोटो लगा रहे थे। देखिए, मैं इसको एक बड़े मन की बात मानता हूं, नहीं तो आज की तारीख में लोग अपने ही नेता की फोटो के आगे उनको दूसरा, इसका मतलब डाउन द लाइन पार्टी में। अच्छा, ये होर्डिंग्स आपको पता है कैसे लगती है भाई? वहां का जो उम्मीदवार है, जो सभासद है, जो आपके, वो लोग लगवाते हैं, कोई 10 लगवाता है, कोई 5। इसका मतलब डाउन द लाइन मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि हम इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ मनोयोग से लड़ रहे हैं। तो मुझे मुझे एक चीज लगी कि एक तो अखिलेश यादव का ये वाला पहलू एक अच्छा लगा, दोनों लोग एक साथ आके बोले थे, मैं उससे दूसरा मैं एक चीज ये कहूं कि अगर आप मैं एक दिन हम लोग चाहेंगे कि कमल जी हम लोग ज्यादा टाइम रखें और उत्तर प्रदेश की कम से कम सीटवार जो अभी तक हो चुका है उस पर चर्चा कर लें। क्योंकि अब एक नैरेटिव ये हो रहा है, मेरी आज कुछ जगह बात हो रही थी, अब कोई नहीं पूछ रहा है कि एनडीए की कब लिस्ट वो करोगे। अब प्रेशर में बीजेपी आ गई है, बीजेपी की तरफ से आया है आज एक बड़ा स्टेटमेंट आया है कि पहली लिस्ट में मोदी जी का नाम क्लियर हो जाएगा, और 151 लोगों की लिस्ट, वो 27 को बैठक होगी तो 29 को रिलीज होगी। ये सब कहने की क्या जरूरत है भाई? रिलीज करो अपनी लिस्ट और इंडिया गठबंधन से आगे दिखाओ चल के। हम सब लोग इसके क्रिटिक थे, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि एज अ स्ट्रेटेजी ऑल्सो वो थोड़ा लेट कर रहे हैं, क्योंकि आज बीएसपी में भी हुआ। रितेश पांडे जी जो अंबेडकर नगर से सांसद हैं, उन्होंने मायावती जी की पार्टी छोड़ी। ज्यादा संभावना यह है कि वहां से लालजी वर्मा लड़ रहे हैं। अंबेडकर नगर की तीनों एमएलए, पांचों एमएलए सीट जो है वो सपा जीती है। वहां पे रितेश पांडे जी की पूरी संभावना है कि वो भाजपा की टिकट पर लड़ने जा रहे हैं। मायावती जी का भी एक स्टेटमेंट आज आया है, अबे भाई उस पर भी आप जरा टिप्पणी करें। मायावती जी का एक स्टेटमेंट आया है कि ये जो मेरे इधर उधर जो निर्वाचित लोग हैं इधर उधर जा रहे हैं, मैं सब देख रही हूँ, और इन लोगों के, अरे भाई इधर आप लोगों का कहना उनके पास कोई आ ही नहीं रहा है टिकट मांगने। वो जो 10 हैं, एक को दानिश अली को निकाल दिया, रितेश चले गए, बाकी 8 भी उनके दरवाजे ही नहीं जा रहे हैं कि मुझे आपका टिकट चाहिए। तो मायावती जी ने अपनी अजीब सी एक स्थिति कर ली है। वो रह रह के कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी हो जाए हो जाए, लेकिन इस समय जैसा माहौल बन रहा है, मुझे बार बार 9 अगस्त 2022 की बात याद आती है, जब नीतीश जी सिर्फ इस तरफ आ गए थे और 2 दिन के अंदर लगने लगा था कि जो आसमान का जो रंग था वो फर्क हो गया था। उसी तरह से इंडिया गठबंधन का अखिलेश यादव के ये कह देने से, और आम आदमी पार्टी का, पिछली बार भी हम लोग जब कहीं बात किए थे अभय जी, और आम आदमी पार्टी और उनका बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, एक से एक तार से तार मिल गया है। हम लोग ऐसे ऐसे लड़ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सामने सामने लड़ रहे हैं, वो गठबंधन ऑलरेडी आ गया है। अब अगर कहने को कह सकता है आज की तारीख में बंगाल में नहीं है, मेरे ख्याल में बंगाल में थोड़ा लेट भी आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश का जो 30 सीट समाजवादी पार्टी, 17 सीट कांग्रेस, 1 सीट चंद्रशेखर रावण, और 3 सीट जो जो उन्होंने ऑलरेडी प्रभारी बना दिए हैं, डिक्लेयर नहीं किया है, कन्नौज, आजमगढ़ और रामपुर, मेरे हिसाब से 51 सीट में मैं एक अच्छी संभावना इंडिया अलायंस की देख रहा हूं।
कमल जी। अभय सर, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आप पहले भी इस बात पर जोर देते रहे हैं कि बिना मायावती के तो कोई गठबंधन सफल हो पाएगा उत्तर प्रदेश में, उसमें आपको संदेह है। तो क्या अभी भी आप इस चीज को मानते हैं, और क्या ये स्थिति भी बन सकती है कि अगर मायावती नहीं आती हैं तब भी ये पूरा चुनाव दो तरफा हो जाए और मायावती अप्रासंगिक हो जाए और जो अभी इंडिया गठबंधन में दल हैं वो कड़ी टक्कर दे पाए? देखिए, मैं आज की ही एक घटना बताता हूं आपको। आज एबीपी चैनल पर उत्तर प्रदेश के बारे में ही संदीप चौधरी के प्रोग्राम पर चर्चा थी। उसमें बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता और उनके समर्थक, उनको समर्थक बताया जा रहा था और वो बहुजन समाज पार्टी का पक्ष ही वो रख रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे मालवीय जी, उनका नाम मालवीय, सौरभ मालवीय शायद नाम था उनका जी। तो जब उनसे एंकर ने चर्चा की तो सौरभ मालवीय अचानक बीच में मायावती जी की प्रशंसा करने लगे कि वो बड़ी विचारधारात्मक रूप से दृढ़ हैं, उनका बड़ा जबरदस्त व्यक्तित्व है और बहुत उनका बढ़िया जनाधार है। उन्होंने मतलब भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा बहुजन समाज पार्टी और मायावती की प्रशंसा खुल के की गई। उसके बाद जब बहुजन समाज पार्टी के समर्थक का नंबर आया तो वो मोदी जी की गारंटी और योगी जी के शासन की प्रशंसा करने लगे। साथ ये भी कहते जा रहे थे कि मायावती जी बहुत जबरदस्त शेरनी है, उनको उनके अलावा और कोई नहीं हरा सकता। वो डायलॉग उनका बड़ा दिलचस्प था कि मायावती को मायावती के अलावा और कोई नहीं हरा सकता। लेकिन साथ में वो मोदी जी की गारंटी की प्रशंसा कर रहे थे और योगी जी के मुख्यमंत्रित्व की प्रशंसा कर रहे थे। अब आप अंदाज लगाइए, ये काम तो खुल के हो रहा है। 2022 में जब विधानसभा चुनाव हो रहा था तो कुछ भी खुला हुआ नहीं था, सब कुछ गुप्त रूप से हो रहा था। तो जब किसी बहस में, किसी टीवी की बहस में जब बीच में ब्रेक होता था तो जो भारतीय जनता पार्टी के हमदर्द और उनके प्रवक्तागण होते थे वो साफ कहते थे कि हमारा मायावती के साथ में एक छिपी हुई अंडरस्टैंडिंग चल रही है। तो मैं उनकी बात पे यकीन नहीं करता था। मुझे विश्वास नहीं होता था कि मायावती जैसी नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ इस प्रकार की कोई समझदारी, छुपी हुई खुफिया समझदारी कायम कर सकती है। अच्छा, अब वही काम जो है वो खुल के हो रहा है, टीवी के ऊपर हो रहा है। अब आप इसको क्या कहेंगे? आप इसको, तो इससे आप अंदाज लगाइए कि ये आनंद जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच का जो गठजोड़ है वो बहुत अच्छा गठजोड़ हुआ है। मैं निश्चित रूप से उसका प्रशंसक हूं। ये भी बात सही है कि समाजवादी पार्टी जब भी किसी के साथ गठजोड़ करती है तो पूरे मन से गठजोड़ करती है और समाजवादी पार्टी के वोट भी उसको ट्रांसफर होते हैं। यहां तक कि 2019 में जो बहुजन समाज पार्टी के साथ गठजोड़ हुआ था उसमें भी समाजवादी पार्टी के ही वोट उधर ट्रांसफर हुए थे। इसकी वजह से मायावती को 10 सीटें प्राप्त हुई। मायावती के वोट अखिलेश के उम्मीदवारों को नहीं मिले थे उतने जितने मिलने चाहिए थे, इसीलिए इनकी सीटें 5 रह गई। अगर बसपा के वोट इधर ट्रांसफर होते तो वो चुनाव नतीजा केवल 15 तक नहीं रुकता। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 20 से लेकर 25 सीटों का नुकसान उसमें होता। और देखिए, उस चुनाव के बारे में आपको याद होगा कि उस गठजोड़ को फ्लॉप गठजोड़ कहा जाता है। ठीक है, जितना जितना नतीजा उनको लाना चाहिए था वो नहीं ला पाई, ये बात सही है। लेकिन उसमें भाजपा के वोट काफी बढ़ गए थे 2014 के मुकाबले। मेरे ख्याल से 5 या 6% वोट बढ़ गए थे, मुझे ठीक से आंकड़ा याद नहीं है। 5 या 6% वोट बढ़ गए थे, लेकिन साथ में वो 10 सीटें हार गई थी भाजपा। ज्यादा वोट बढ़ जाने के बावजूद उसका 10 सीटों का नुकसान हुआ था। तो ये जो अंक गणित है, अगर अंक गणित आपका बेहतर हो, भले ही आपके पास केमिस्ट्री ना हो, तो आप मरते गिरते भी नुकसान पहुंचा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। 2019 का गठजोड़ ये बताता है। मुश्किल क्या है इस गठजोड़ की जो अभी हुआ है? मैं ये मानता हूं कि कांग्रेस का जो भी वोट है वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को मिलेगा। मैं ये भी मानता हूं कि समाजवादी पार्टी का जो भी वोट है वो कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिलेगा। और अगर स्थानीय स्तर पर कुछ और लोगों से भी गठजोड़ होता है, चंद्रशेखर रावड़ के साथ हो रहा है, मान लीजिए कहीं अगर अपना दल के साथ होता है, जो भी किसी और छोटे दल के साथ, छोटी बिरादरी की पार्टी से होता है, तो उसका भी फायदा इन लोगों को मिलेगा। मैं ये भी मानता हूं कि अल्पसंख्यक वोटों के बीच का भ्रम दूर हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। भाजपा विरोधी वोटों के ध्रुवीकरण की एक संभावना खुल गई है। एक ध्रुव, आकर्षक ध्रुव, मजबूत ध्रुव, जिसके पीछे
प्रदेश की प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी खड़ी हुई है, वो तैयार हो गया है। अब जो भाजपा के खिलाफ वोट देना चाहते हैं उनके लिए मैदान साफ है, उनको कोई भ्रम की जरूरत नहीं है, वो दूसरी तरफ वोट दे देंगे। लेकिन इसी के साथ अगर आप देखें तो आप भाजपा का जो सामुदायिक आधार है उसको देखें आप क्या है, और इस गठजोड़ का सामुदायिक आधार देखें तो उसमें आप पाएंगे कि इस गठजोड़ का अंकगणित भी उस भाजपा के सामुदायिक आधार से कमजोर है। केमिस्ट्री तो है ही नहीं इसके पास। मतलब मैं एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए कह सकता हूं कि 20-50 वोटरों को ऐसे ही रैंडम औचक रूप से चुन के एक लाइन में खड़ा कर दिया जाए और उनसे पूछा जाए कि भाई आप कौन सी सरकार बन सकती है 2024 में, तो उन 50 में तो मेरा तो मानना यह है कि शायद 49 से 48 लोग ये कहेंगे कि सरकार बनने की संभावना तो एक ही है, भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि विपक्ष ने उनकी सरकार बन सकती है ये संभावना अभी मतदाता के मन तक, मानस तक पहुंचा ही नहीं पाई है। ये एक बड़ी समस्या है। अब आप ये देखिए कि जो इस गठजोड़ का उम्मीदवार है वो मतदाता के पास जाएगा तो उससे क्या कहेगा? भाई यही तो कहेगा उससे कि भाई आप सरकार ने बेरोजगारी बढ़ गई है, सरकार में महंगाई बढ़ी हुई है, चीन ने हमारी जमीन दबा ली है, अतिक्रमण कर लिया है, सब बोलेगा। तो उसके पास ये नहीं होगा कि भाई इन्होंने बेरोजगारी बढ़ाई है तो वो रोजगार कैसे देंगे, रोजगार देने के कोई ब्लूप्रिंट है, महंगाई कम करने का कोई ब्लूप्रिंट है, चीन को पीछे धकेलने का इनके पास कोई ब्लूप्रिंट है? ये तब होता जबकि सुचिंतित तरीके से बैठकर वो लोग इस काम को करते। आज प्रशांत किशोर का एक बहुत अच्छा इंटरव्यू एबीपी पे आ रहा था, तो प्रशांत किशोर ने एक सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा कि भाई 10 महीने हो गए हैं इस गठजोड़ को बने हुए, आज तक ये केवल 5 या 6 वर्किंग डे इन्होंने इसमें खर्च किए, बस। दूसरी बात उन्होंने कही, राहुल गांधी अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, 8-10 दिन रहते हैं, वहां किन रहते हैं, तो ये 10 दिन लगा के यहाँ पर ये सारे जो गठजोड़ की सब लोग बैठते 10 दिन तक लगातार एक लंबी कॉन्फ्रेंस करते, सारे जरूरी काम क्यों नहीं किए उन्होंने अभी तक? ये जायज सवाल है भाई। हम सब लोग चाहते हैं, हम प्रशांत किशोर, आनंद जी, कमल नयन चौबे, हम सब लोग चाहते हैं, ये इसलिए नहीं कि हमें बहुत कांग्रेस पार्टी प्रिय है या हमें मायावती प्रिय है, अखिलेश प्रिय है, हमारे तो इन लोगों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मेरे तो व्यक्तिगत रूप से मैं किसी के संपर्क में नहीं हूं, कभी नहीं रहता हूं, मैं इन लोगों से दूर रहता हूं। कोई अगर बहुत बुलाए 5 दफे तो ही जाता हूं मिलने के लिए। व्यक्तिगत रूप से मेरा किसी से कोई संपर्क नहीं, कोई संवाद नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि जो लोकतंत्र में असंतुलन पैदा हो गया है, उस असंतुलन की वजह से हमारी सबकी आजादियों को खतरा पैदा हो गया है, लोकतंत्र की जो क्वालिटी है वो गिर गई है, वो तभी ठीक होगी जबकि विपक्ष मजबूत होगा। और विपक्ष बिना कांग्रेस के मजबूत नहीं हो सकता, बिना समाजवादी पार्टी के मजबूत नहीं हो सकता विपक्ष। बहुजन समाज पार्टी की भी बहबूदी होनी चाहिए, उसकी भी प्रगति होनी चाहिए, मैं ये मानता हूं। वो जब तक नहीं आगे बढ़ेगी, उसका आगे बढ़ना भी जरूरी है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो तय किए बैठी है कि उसे धीरे धीरे अपने आप को नष्ट कर लेना है। ये आत्महत्या की ये प्रकृति लगभग वैसी ही है जैसी कभी कांग्रेस में हमें दिखी थी। जब राहुल गांधी ने 2019 के बाद अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो 1.5-1 साल तक तो उन्होंने कुछ, कांग्रेस ऐसा लगता था अपने आप को नष्ट करने पे आमादा हो, धीरे धीरे अपने आप ही अपना क्षय कर रही थी अपना। तो ये सब जो होता है ये आपको विचलित कर देता है, ये आपको परेशान कर देता है। तब लगने लगता है कि भाजपा ही अकेली मैदान में खेल रही है, एक ही टीम खेल रही है, दूसरी टीम है ही नहीं, है भी तो बड़ी उसकी बुरी हालत है, उसके खिलाड़ियों की टांगें कांप रही हैं, वो मैदान में उतरने से पहले ही उनका दम फूल गया है, इस प्रकार की स्थिति बन जाती है। तो मैं ये कहता हूं कि गठजोड़ बहुत अच्छा हुआ है, इस गठजोड़ के पास अच्छा खासा जनाधार भी है। कुछ ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत नहीं है, ऐसे 22 निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां भारतीय जनता पार्टी 1 लाख या उससे कम से चुनाव जीती थी। ऐसे जनाधारों में अगर जो हार गई थी वो तो है ही, 31 ऐसे निर्वाचन क्षेत्र हैं जहां समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। अगर इन योजना बनाकर 20-25 जनाधार चुनकर फोकस करके ढंग से लड़ाई लड़ी जाए तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में झटका दिया जा सकता है, भाजपा को उत्तर प्रदेश में झटका दिया जा सकता है। लेकिन अब यही है कि क्या ऐसा वो कर पाएंगे, क्या इस तरह का कोई उनके पास योजना है, क्या ऐसा कोई फोकस उनके पास है? फिर टिकट कैसे बंटते हैं
आज सुबह जब आनंद जी से चर्चा हो रही थी तो आनंद जी बता रहे थे कि टिकट की जो सूची आई है वो काफी अच्छे टिकट इन लोगों ने बांटे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं इन लोगों के साथ हैं। लेकिन बस यही इसमें मसला इसके अंदर यही है कि बहुत देर से सब काम कर रहे हैं और उस प्राथमिकताएं अलग तरह की हैं। जो काम पहले हो जाना चाहिए था वो आज तक नहीं हुआ है न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनने का। देखिए, जब तक न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं बनेगा, ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये नगरपालिका का चुनाव नहीं है, ये मेयर का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। इस भारत का वोटर इस चुनाव को अलग तरीके से देखता है। वो स्थानीय परिस्थितियों से कम प्रभावित होता है और उसके मन में एक इच्छा रहती है, वोटर के मन में, कि उसके पास एक वोट डालते समय उसके पास कुछ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य हो। वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य उसे कोई बड़ा नेता प्रदान कर सकता है, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य उसे कोई बड़ी पार्टी प्रदान कर सकती है, वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य उसे कोई बड़ा गठजोड़ प्रदान कर सकता है। तो ये कहीं से भी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य प्राप्त कर सकता है। उसके लिए पॉलिटिकल साइंस में एमए करने की जरूरत नहीं है उस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मेरा यही इसमें कहना है। आनंद जी, मैं ये जानना चाहूंगा, और अभय जी की बातों से भी लगा और हम सब को भी ये दिख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की स्थिति जाने अनजाने एक ऐसे संतुलक की हो गई है कि वो जिधर जाए उसकी स्थिति ज्यादा मजबूत हो जाएगी। यानी वो खामोश भी है तो लगता है कि भाजपा के पक्ष में है और उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स को देख रहा था जहां ये संभावना जताई जा रही थी कि बीएसपी अभी भी इंडिया गठबंधन में आ सकती है। क्या ऐसी कोई संभावना है, और बहुजन समाज पार्टी की कुल मिलाकर स्थिति पर आप क्या कहेंगे? नहीं, पहली चीज तो मेरे ख्याल में बहुजन समाज पार्टी पे हम लोग को बहुत डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी क्लैरिटी है। और ये अब मुझे नहीं लगता है कि कहीं से भी बहुजन समाज पार्टी अब इंडिया गठबंधन में कहीं से आ सकती है। और अगर आएगी तो बहुत, मतलब जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य अगर एक सीट लेने को तैयार है अपनी नई पार्टी बना के, तो एक आध सीट का कुछ होगा। अब वो मेजर उसके तरह से तो नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आई, क्या नहीं आई, वो नहीं। देखिए, 2-3 चीजें मैं और स्पष्ट करूं, जो अभय जी बात कह रहे हैं उसको मैं आगे बढ़ा दूं। मैं अभी भी बैंगलोर हूँ, कल सुबह वापस निकलूंगा। बैंगलोर में जब आज एक कोई कॉन्फ्रेंस थी जहां अलग-अलग तरह के लोग बैठे थे, जिसमें ये हो रहा था कि क्या बात, उसमें एक बात बिल्कुल क्लियर है कि दक्षिण के राज्यों में बीजेपी के जो जो अ, लोकतंत्र के अगेंस्ट या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट इस तरह के काम करते हैं, उसको वो रोकने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं, क्योंकि उनका उनका एजुकेशन लेवल कह लीजिए या उनका सामाजिक वो है। चैलेंज हिंदी पट्टी है। और आज मैं 2 आपको ऐसे उदाहरण दूं जो हम लोग को पता ही नहीं था। उनके चीफ मिनिस्टर ने और मतलब सीतारमैया और डीके शिव कुमार ने, आज के न्यूज़पेपर की सुबह खबर थी, यहाँ के जो दक्षिण के वो हैं, कि एमएसपी की लीगल गारंटी को उन्होंने कहा है कि हम अगले सेशन में एमएसपी की लीगल गारंटी को हम अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे और हम इसको विधेयक के रूप में करेंगे। ये मैं बिना जाने बोला, मैंने फिर अपने ऑफिस में पूछा, उत्तर प्रदेश में इस तरह की इस खबर को कहीं नहीं लिखा गया है। तो अगर एक राज्य मॉडल राज्य के रूप, अगर ये जो अभय जी की बात मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं, अगर आज आम आदमी पार्टी एक दिल्ली में एक दिल्ली मॉडल से अगर पंजाब के इलेक्शन को प्रभावित करती है, गुजरात के इलेक्शन में जाती है, राजस्थान के इलेक्शन में जाती है, और वो एक दिल्ली मॉडल दे पेश कर रही है कि भाई शिक्षा स्वास्थ्य कुछ, शिक्षा स्वास्थ्य और बिजली, हालांकि शिक्षा स्वास्थ्य ज्यादा, इन दो पे बहुत क्लियर कट वो एक हमें मैप दे रही है कि ऐसे से अगर हम आएंगे तो ऐसे होगा, और लोग प्रभावित हो रहे हैं। तो वही प्रश्न कांग्रेस का भी कि अगर तुम वहां कर रहे हो कर्नाटका में, तो मैंने ऐसे ही पूछा वो हमने कहा भाई एक चीज ये बताइए, अगर उत्तर प्रदेश का बुलडोजर कर्नाटक में आके चुनाव को प्रभावित कर सकता है, तो आपकी एमएसपी गारंटी क्यों नहीं वहां पर आप लोग करते हैं? अब आपका इनर्शिया या आपका काम है, मैं आईना दिखा सकता हूं। मैं कह रहा हूं कि वहां सोशल उसमें वो 21-22% का पंचायत लेवल तक का उन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए एक अलग से एलोकेट किया हुआ है, जो वो कहते हैं कि हम इतना खर्च कर चुके हैं, वो इसको लिखित रूप में वो डेटा दे रहे हैं। यहाँ पे नहीं पता है। जो अभय जी कह रहे हैं, वोटर के सामने क्लियर कट होना चाहिए। अगर मैं आम आदमी पार्टी को दे रहा हूं तो भाई मेरा इलाज फ्री हो जाएगा, मेरे बच्चों को पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा होगा। ये 2 उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बाकी चीजें क्या होंगी क्या नहीं होंगी मैं उस पर नहीं आ रहा हूं, लेकिन 2 स्ट्रेंथ आती है। कांग्रेस के पास एक जनरल है कि वो ठीक है, लोकतंत्र वो स्ट्रॉन्ग, अब लोकतंत्र बहुत एब्स्ट्रैक्ट चीज लगती है लोगों को, वो अच्छा हो जाएगा महंगा। लेकिन मुझे तो स्पेसिफिक चीज बताइए ना, मुझे आप स्पेसिफिकली बताइए क्या डीजल और वो जो भी आप
जितना बैरल है और प्लस 10% पे आप बेचेंगे, स्पेसिफिकली मुझे बताइए। आप गैस पे मुझे इतना देंगे, इस पे बताइए, एमएसपी गारंटी देंगे। थोड़ी स्पेसिफिक होना पड़ेगा विपक्ष को। हालांकि मैं अभी भी ये मानता हूं कि बीजेपी की गलतियों का इतना पहाड़ है कि जिस दिन वो पहाड़ की एक ईंट भी नीचे से खिसकेगी तो वो पहाड़ गिरेगा नीचे। और मैं एक बात को बार बार चैलेंज कर रहा हूं। अभय जी उसको 303 कहते हैं, मैं उसको 272 कहता हूं। अभय जी कहते हैं 303 पे ही आज बीजेपी बता दे कि मैं 370 छोड़ दिए, 303 सीटें कहां से ला रहे हैं, क्योंकि ये नंबर्स को भी चैलेंज करना है। उत्तर प्रदेश में आज की स्थिति में हम सब लोगों को लगता था कि भाई समाजवादी पार्टी केवल यादव और मुसलमान के ही उस पर, लेकिन अगर आप टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो उसमें इनके घर के लोगों को छोड़ के, मतलब, लेकिन बाकी जो टिकट बांटे गए हैं उसमें वो ओबीसी के उस समाज को कहीं ना कहीं एड्रेस कर रहे हैं, बैकवर्ड के उस समाज को जो पारंपरिक रूप से इनके साथ। अब लालजी वर्मा अगर अंबेडकर नगर से लड़ रहे हैं, अगर रामप्रसाद चौधरी बस्ती से लड़ रहे हैं, अगर डॉक्टर पटेल, एसपी सिंह पटेल प्रतापगढ़ से लड़ रहे हैं, ये लोग स्ट्रॉन्ग लोग हैं। और ये लोग आज की तारीख में अगर रेस दूसरी तरफ कौन दौड़ेगा साथ में ये नहीं पता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये रेस में कम से कम एक कदम आगे खड़े हुए। वो एक कदम, रेस खत्म होते होते वो एक कदम का फासला आगे मेंटेन रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, लेकिन आज उनकी एडवांटेज है। और इस तरह के एक नहीं, इस तरह के तमाम नाम मैं बोल सकता हूँ। राजा राम पाल अगर है अकबरपुर में, या शाक के लोगों को इन्होंने दिया है। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए काजल निषाद, मुझे पता है, मैं वो कहूँ कि गोरखपुर में काजल निषाद इलेक्शन, लेकिन उन निषाद को उन्होंने ध्यान में रख के, वो जो संजय निषाद और वो एक हरदम चलता रहता है, काजल निषाद को वहां पे उन्होंने वोट दिया। तो वो होमवर्क के हिसाब से मैं क्रिटिक होने के बाद भी, मैं पिछले 1.5-2 साल से मैंने अखिलेश यादव की पार्टी को, मैं ये कहूंगा होमवर्क समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से बेहतर कर रखा है सीट वाइज। उनके पास सीट वाइज आंकड़े ठीक है, उनके पास सीट वाइज ये थी कि अगर यहां दे रहे हैं तो इसको ऐसे देंगे, इसको ऐसे देंगे। वो उनका होमवर्क कांग्रेस से बेहतर है। और दूसरा मुझे हरदम एक चीज ये लगती है कि कांग्रेस राहुल गांधी के इर्द गिर्द ज्यादा उत्तर प्रदेश में अभी भी घूम रही है। थोड़ी देर के लिए ये फर्ज कर लीजिए अबे भाई, मैं आपसे, अगर राहुल गांधी के ऊपर अब एक तरह से बाध्यता है कि अमेठी से लड़े, अगर राहुल गांधी अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से कांग्रेस की बाकी सीटों पे भी प्रभावित कर देंगे उत्तर प्रदेश में। तो वो, अब वो उनको स्पष्ट करना चाहिए क्यों राहुल गांधी, मतलब क्यों आखिरी मिनट में उनकी सीट डिस्क्लोज होगी। आज उनको कहना चाहिए राहुल गांधी कोई ये थोड़ी है कि नया कैंडिडेट लाएंगे, उनको हम अचंभित कर देंगे, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखेंगे। अरे बिल्कुल कहें हम मैदान में डट के आ रहे हैं, तो उधर उनको एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखने की क्या जरूरत है। वायनाड भी कहेंगे मैं वायनाड भी लड़ूंगा और यहां भी लड़ूंगा। मुझे लगता है कि इसमें हश हश करने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों का ये मानना है कि अखिलेश यादव को नहीं लड़ना चाहिए। मेरे हिसाब से अखिलेश यादव को लड़ना चाहिए। अखिलेश यादव अगर अब वो फिर अलग अलग हो रहा है, वो लोगों का बात है कि कन्नौज से लड़ेंगे कि आजमगढ़ से लड़ेंगे। वो मैटर ऑफ, वो तो पार्टी के लोग ज्यादा बेहतर समझेंगे कि कहां से लड़ेंगे। लेकिन मैंने कई कार्यक्रमों में कहा है, मैं फिर अबे भाई साहब, मैं आज भी ये मानता हूं कि कन्नौज, आजमगढ़ और रामपुर समाजवादी प्रयास करके हार सकती है। समाजवादी अगर नॉर्मल लड़ेगी तो ये तीनों सीटें जीत जाएगी। अपनी तरफ से एक्स्ट्रा प्रयास करके ही वो हार सकती है, मतलब खूब जोर लगाएगी कि हम कैसे हारे कैसे हारे, कौन कौन से करें। मुझे कमल जी एक चीज जो बीएसपी की, जो उस बात को भी मैं कह लूं, बीएसपी की जो मुझे सबसे बड़ी दिक्कत ये लगती है कि मायावती जी ने उनके भतीजे को आगे किया था। अगर आम आदमी पार्टी एक एक 5 साल के अंदर ज्यादा बड़ा रोड मैप कांग्रेस को दे सकती है कि भाई देखो, हमें गोवा में भी चाहिए, हमें गुजरात भी चाहिए, हमें यहाँ चाहिए, और फाइनली वो एक जगह आके अगर अपने नेगोशिएशन को कर लेती है कि भाई हरियाणा में इतना दे दो, गुजरात में इतना दे दो, दिल्ली में ऐसे कर लेंगे। तो मायावती जी जो इतनी पुरानी स्टैब्लिश नेता हैं, जिनके पास साधन की भी कमी नहीं है, जिनका फुटप्रिंट आज भी हिंदुस्तान में चौथी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उनके सारे राज्यों में फुटप्रिंट है, इस तरह का एक रोड मैप वो बिल्कुल दे सकती थी इंडिया गठबंधन को। बीजेपी, मैं थोड़ी देर के लिए बीजेपी की बात, वो अपने तक मान ली है। वो बीजेपी से क्यों नहीं कहती कि मैं लड़ रही हूं तो मुझे 2 सीट राजस्थान में दीजिए, 3 सीट। आनंद जी से संपर्क टूट गया है, तो एक आखिरी सवाल के रूप में
अभय सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, फिर से वो जुड़ रहे हैं। हम्म, अगर जुड़ पाएँ तो उनसे भी ये सवाल रहेगा कि ये जो जी कुल मिलाकर जो गठबंधन हुआ है हम्म, आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का, तो जिन जी इलाकों में ये हुआ है, क्या वो एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है? देखिए, गठबंधन तो सकारात्मक है ही। गठबंधन होने का मतलब ही ये है कि 2024 का चुनाव 2014 या 2019 जैसा नहीं होगा। भाई 2019 को 2014 में 2014-19 में तो कुछ था ही नहीं। 2014 में कांग्रेस इनकम्बेंट पार्टी थी, वो सत्ता में थी, एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ थी कांग्रेस के। और बाकी विपक्ष की कुछ, मोदी जी को भी यकीन नहीं था कि वो उनको बहुमत की सीटें मिल जाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी भी प्रयोग के और एक तरह से प्रयोग के दौर में थी भारतीय जनता पार्टी। और उसकी आप देखिए ना, उससे पहले जो 2017 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें भाजपा ने, जहां तक मुझे याद पड़ता है, शायद 47 सीटें केवल जीती थी विधानसभा की। और हाँ, तो इससे अंदाजा लगाइए कि 2012 में जो हुआ था विधानसभा चुनाव, उसमें 47 सीटें जीती। 2017 में तो दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ था। तो इस बार गठजोड़ का होना ही अपने आप में ये बताता है कि विपक्षी एकता का जो सूचकांक है, वो पिछले दोनों विधानसभा चुनावों के मुकाबले कुछ ज्यादा है। हम लोगों को आकलन ये करना चाहिए, क्या वो इतना है कि वो भाजपा के रथ को रोक सके? क्या वो इतना है कि वो भाजपा से कुछ सीटें छीन सके? क्या वो इतना है कि भाजपा को वो 272 के नीचे ले जाए? अब मुझे क्या लगता है कि महाराष्ट्र में इसकी संभावना है। मुझे लगता है कि बिहार में इसकी कुछ कुछ संभावना है। कर्नाटक में इसकी कुछ संभावना है। इसकी संभावना तेलंगाना में है। इसकी संभावना पश्चिम बंगाल में है। अब प्रश्न उठता है, क्या उत्तर प्रदेश में भी इसकी संभावना है, या इसका उल्टा होगा? उत्तर प्रदेश में भाजपा अपनी सीटें बढ़ा लेगी? तो ये इस तरह से हम लोगों को आकलन करके देखना चाहिए। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में एक भाजपा विरोधी जो वोट हैं, उनका ध्रुवीकरण होगा। वो वोट केवल मुसलमान और यादवों के रूप में है, या कुछ कुछ स्थानीय स्तर पर असंतुष्ट लोगों के रूप में है, या जो टिकटों का बंटवारा होगा उसमें जिस बिरादरी के व्यक्ति को टिकट मिलेगा वो अपनी बिरादरी के वोट भी तो लेके आएगा। मान ली समाजवादी पार्टी ने किसी लोधी को टिकट दिया, किसी, जैसे बता रहे थे अभी आनंद जी बता रहे थे, किसी काछी को वोट दिया, किसी कुर्मी को टिकट दिया, किसी ब्राह्मण को दिया, किसी राजपूत को दिया, तो वो अपनी बिरादरी के, अपने प्रभाव क्षेत्र के काफी वोट लेके आएगा कि नहीं आएगा? तो वो सब वोट मिलाकर एक बड़ा सीन बनेगा। विपक्ष टक्कर देगा उसको, लेकिन वो टक्कर किस हद तक दे पाएगा, वो भाजपा को कहां कहां किन किन निर्वाचन क्षेत्रों में हरा सकता है, इसके लिए एक बहुत ही चतुराई के साथ में एक रणनीति बनानी चाहिए इन लोगों को। और उस रणनीति पर एक वहीं उन्हीं खास निर्वाचन क्षेत्रों में संसाधनों को झोंक कर जम के संघर्ष करना चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी का जो बढ़ाव है वो उत्तर प्रदेश में रोका जा सके। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी को बढ़ने से रोक लिया गया या कुछ सीटें उसकी कम कर दी गई, तो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की संख्याओं में बहुत फर्क पड़ेगा। आज की इस बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और इस विशेष कार्यक्रम में आनंद वर्धन जी और अभय जी से बातचीत करेंगे। बाकी रोज देश की राजनीति के बारे में हम अभय जी से बातचीत करते हैं, जिस पे हम कल फिर आपसे मिलेंगे और बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए अभय सर आपको धन्यवाद। आनंद वर्धन जी को भी धन्यवाद, जो तकनीकी कारणों से जिनका संपर्क हमसे टूट गया है। नमस्कार।